नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने मनोज सरकार स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस मौके पर सीएम ने स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात करने के बाद साइकिल भी चलाई। साथ ही प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया है। और आपको बता दें कि रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पर वो प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं रुद्रपुर में। और वहां पर खेल महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। ट्रैप शूटिंग का सीएम ने निरीक्षण वहां पर किया है। रुद्रपुर पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल व्यवस्थाओं का निरीक्षण उन्होंने किया है। साथ ही साथ प्रतियोगिताओं की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी सीएम धामी ने किया है। ट्रैप शूटिंग का भी निरीक्षण सीएम धामी ने किया। रुद्रपुर में पहुंचे हैं, जहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करके फीडबैक लिया है। ये भी जाना है कि किस तरीके से यहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं और उनको और दुरुस्त कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर भी विशेष दिशा निर्देश मुख्यमंत्री धामी की ओर से दिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के विथ्याणी पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मलीन राष्ट्रीय संत महंत अविधनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं। इसके बाद उन्होंने श्री आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट तिरंगे और 2 दिवसीय किसान मेले का भी उद्घाटन किया है। क्या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है। इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के लोहिया स्थित गेस्ट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने जनता की समस्याएं भी सुनी। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि सीएम धामी देर शाम कुमाऊं क्षेत्र के दौरे के दौरान रात्रि विश्राम के लिए खटीमा के नगला स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। रेल बजट से उत्तराखंड की झोली में 4,641 करोड़ रुपए आए हैं। उत्तराखंड के लिए मिला बजट पड़ोसी राज्य हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कहीं ज्यादा है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता शेषपाल बिष्ट ने कहा कि भले ही राज्य के हिस्से आए बजट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण और तेज गति से करने में मदद मिलेगी, लेकिन यह बजट पिछले बजट के मुकाबले कम है। इसमें भी कटौती की गई। उन्होंने कहा कि जो रेल बजट मिला है यह पहले से चल रही योजनाओं पर खर्च होगा, नया तो कुछ भी उत्तराखंड को नहीं मिला। देखिए, रेल बजट को लेकर के सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर वास्तविकता से मेल नहीं खाते और पिछले वर्ष के रेल बजट की तुलना में इस बार उत्तराखंड को कम रेल बजट मिला है और ये बजट उन योजनाओं में खर्च होगा जो पहले से चल रही हैं, उनका काम पूरा करने के लिए ये बजट है। तो नया क्या मिला उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लोगों को बड़ी आशाएं थी। कुमाऊं मंडल में कई रेल परियोजनाएं हैं जिनका आश्वासन सरकार ने जनता को दिया हुआ है, लेकिन उन पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है और कैसे जो है उत्तराखंड का विकास होगा। रेल बजट उस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है और रूटीन का बजट आप उत्तराखंड को दे रहे हैं, उसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में कटौती कर रहे हैं और फिर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये तो समझिए कि हजम होने वाली बात नहीं है और जनता इससे बहुत निराश है क्योंकि डबल इंजन की बात लगातार सरकार करती है, तो उस डबल इंजन का असर दिखाई देना चाहिए और राज्य को जो है अतिरिक्त रेल बजट मिलना चाहिए था, जिससे नई परियोजनाएं शुरू हो सकती है और राज्य के विकास में कदम आगे बढ़ाए जा सकते। लेकिन यहाँ तो पुरानी ही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट मिल रहा है और वो भी जो है काटा जा रहा है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टल गई। बता दें कि पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में सुनवाई होनी थी, लेकिन यह अब टल गई है। अदालत में अब इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सूत्रों की माने तो चैंपियन को शुक्रवार को जमानत मिल सकती है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली है। सीजेएम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी थी, अब शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। तो चैंपियन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ऐसे में जमानत याचिका पर दूसरी बार सुनवाई टल गई है। शुक्रवार को अभी सुनवाई होनी बताई जा रही है। सीजेएम कोर्ट में शुक्रवार को चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। उसके बाद जमानत मिलती है या क्या कुछ होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हरिद्वार से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई, अब शुक्रवार की तारीख बताई जा रही है। इस वक्त किस तरीके का माहौल बना हुआ है और खासतौर पर एक बात और भी, क्योंकि पूर्व विधायक और विधायक के बीच बढ़ी हुई जो दूरियां हैं उसने तनावपूर्ण माहौल भी पैदा किया है, उसकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए रवि, बीती 25 जनवरी को कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और मौजूदा विधायक खानपुर उमेश कुमार के ऊपर यहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें यहाँ पे चैंपियन को कहीं न कहीं जेल भेजा गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया था, लेकिन आज जो है उनके मामले में सुनवाई होनी थी। सीजेएम कोर्ट की अदालत से आज जो सुनवाई थी वो यहाँ पे टाल दी गई है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके का ये पूरा मामला था, इसमें जमानत मिलना चैंपियन के लिए कहीं न कहीं मुश्किल था इसको लेकिन यहाँ पे अब जो हत्या की साजिश की जो धारा थी 307 उसको हटाने की बात यहाँ पे कोर्ट में चल रही थी, लेकिन अभी तक इस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। जो चैंपियन के समर्थक है उनकी निगाह भी इस पर टिकी हुई है, क्योंकि लगातार भी जिस तरीके का ये पूरा मामला था उसमें कई विरोध भी निकल के सामने आए थे। दोनों ही पूर्व विधायक और विधायक के जो समर्थक थे वो आमने सामने हो गए थे, कई मामले भी इसमें बढ़े थे। क्योंकि मामला उत्तराखंड सरकार से भी जुड़ा है, तो कहीं न कहीं सरकार की निगाह भी जो कोर्ट है उसके फैसले पे यहाँ पे टिकी हुई। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल जब सुनवाई होगी इसमें कोर्ट का क्या फैसला रहेगा। जी रवि। मनोज, हमने देखा कि भले ही विधायक और पूर्व विधायक ने अपने समर्थकों से अपील की हो कि किसी तरीके की ऐसी गैदरिंग ना करे जिससे माहौल खराब हो, पुलिस ने भी महापंचायत जैसी नौबत जब सामने आई तो उस पर पैनी नजर रखी और कोई इजाजत नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हरिद्वार में कई अन्य राज्यों से भी लोग पहुंचे और अपने अपने विधायकों के, पूर्व विधायक के समर्थन में वो पंचायत करना चाहते थे, एकत्रित होना चाहते थे। तनावपूर्ण स्थिति थी। मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं?
बिल्कुल देखिए 25 जनवरी को ये पूरा मामला घटित हुआ था जब कुआं पूर्ण सिंह ने खानपुर विधायक के कार्यालय पर पहुंचकर गोलियां चलाई थी और यहाँ पे उसके बाद दोनों के जो समर्थक थे वो आमने सामने आ गए थे। हालांकि यहाँ पे दोनों ही जो विधायक और पूर्व विधायक थे उनके समर्थकों ने 31 जनवरी को महापंचायत का एक आयोजन किया था जिसको यहाँ पे प्रशासन की सख्ती की वजह से टाल दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। अब यहाँ पे 5 फरवरी को भी एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने अपनी सख्ती दिखाते हुए उस पंचायत को नहीं होने दिया। यहाँ पे तमाम जो महासभा के जो लोग थे उनके द्वारा एक अपील भी की गई थी कि अभी कोई पंचायत नहीं होगी जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट के फैसले पर उन्होंने विश्वास जताया था, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने सख्ती बरतते हुए तमाम जो उत्तराखंड के बॉर्डर यूपी से लगे हुए थे वहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता था कि जो बाहर से आने वाले वाहन थे उनको भी चेक किया जा रहा था, क्योंकि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनको भी इसकी वजह से परेशानी हुई, क्योंकि जब महापंचायत का कोई ऐसा आयोजन होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं। पथराव भी एक बार यहाँ पे हो चुके तो स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस ने पूरी अपनी नजर से बनाई हुई है और माहौल अभी भी थोड़ा सा गरमाया हुआ है, क्योंकि दोनों ही पक्षों के जो लोग हैं वो पंचायत करने की फिराक में घूम रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने इससे अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। जी मनोज, आपने कहा कि माहौल अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन किस तरीके से पैनी नजर है और क्या सख्त कार्रवाई की बात भी प्रशासन कर रहा है ऐसे लोगों पर अगर वो इस तरीके से तनावपूर्ण माहौल पैदा करते हैं? बिल्कुल देखिए वे भी जो खानपुर विधानसभा है वहाँ पे पुलिस बल को तैनात किया गया है, पीएसपी के जवान भी वहाँ पे तैनात किए गए। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे उससे भी पुलिस की निगाह यहाँ पे है और कहीं ना कहीं जो ड्रोन है उससे यहाँ पे निगरानी रखी गई कि लोगों की छत पे भी ड्रोन से ये जांचा जा रहा है कि कहीं लोगों की छत पे कोई कंकड़ पत्थर या फिर कोई ऐसे बड़े जो पत्थर होते हैं जो लोगों को चोट पहुंचा सकते, जो झगड़े के टाइम पे ऐसा कोई स्थान लगे तो यहाँ लोगों की छत को भी चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि जब खानपुर में महासभा का आयोजन होने जा रहा था तो पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस सख्ती दिखाते हुए लोगों को यहाँ से हटाया था। अब उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है कि जो लोग उस भीड़ में शामिल थे, करीब 400 से अधिक लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। लगातार ही पुलिस जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी उसके माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लोगों को यहाँ पे जांच भी करके मुकदमा उनके खिलाफ भी लिखा गया और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश से लोग आए थे वहां पे भी पुलिस दबिश दे रही है। जी रवि। देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल 7 फरवरी को देहरादून के मेयर की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। शपथ ग्रहण को लेकर नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि वो कल देहरादून के मेयर पद की शपथ लेंगे, साथ ही उनके साथ उनके पार्षद भी शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, अभी उस विषय में अभी बातचीत हमारी हो रही है और अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें अभी जो तैयारी है इसकी तैयारी को लेकर, क्योंकि सब लोगों तक अपना निमंत्रण पहुंच जाए ये परम आवश्यक है और जिन लोगों ने भी मेहनत करी है अपने पार्षदों के साथ, जो उनके समर्थक हैं, उन सब तक भी वो कार्ड पहुंच जाए, उनको जो हमारा निमंत्रण है वो पहुंच जाए। अभी इस विषय पे हमारा ध्यान है और साथ ही अभी आगे हम क्या करने वाले हैं इस विषय पे भी जो बोर्ड बैठक है जल्दी एक उसके लिए बुलाएंगे, दूसरी बोर्ड बैठक बुलाएंगे और उसको क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण होती है ये प्रथम बैठक मानी जाती है और ये तो एक प्रथम बैठक के तौर पे इसको लिया ही जाएगा शपथ ग्रहण को। और इसके बाद जो तुरंत एक दूसरी बैठक बुलाएंगे उसमें अन्य जो आगे की क्या कार्य हमारे होने हैं और किन किन क्षेत्रों में किन किन कार्यों की ज़्यादा आवश्यकता है उसके लिए एक बार हम वैसे फौरी तौर पे बैठ भी चुके हैं और कई चीज़ें हमने उसमें अपना एक निकाला है कि कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पे काम होना है, कहाँ पर सड़कों के गड्ढों के विषय में काम होना है, कहाँ पर शौचालयों का कोई इस प्रकार से कहीं पे निर्माण है या सौंदर्यीकरण है या पार्कों का सौंदर्यीकरण है, कहीं पे ग्रीनरी को लेकर है। इन सब विषयों पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हो चुकी है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल जारी है जिनमें उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसे में विधायक शक्तिलाल शाह का कहना है कि राज्य की धामी सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने और राज्य को खेल प्रदेश बनाने पर फोकस कर रही है। साथ ही राज्य के तमाम विषयों को लेकर भी उन्होंने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। भाजपा विधायक शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, राष्ट्रीय खेलों को किस रूप में आप देख भी रहे हैं? आपके क्षेत्र से भी कई युवा आ रखे हैं खिलाड़ी। देखिए, मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और विशेषकर पुष्कर धामी जी को और अपने विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी को, जिन्होंने ऐसा उत्साह भरा कि ऐतिहासिक और एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाने वाला काम है। निश्चित मेरे क्षेत्र से भी बच्चे हैं, विभिन्न प्रांतों से बच्चे आए हैं, बड़ा उत्साह है और ये भी मैं समझता हूँ कि उद्योग जगत में, युवा जगत में एक नई क्रांति है।
ये तो उत्तराखंड तो वैसे भी एक बहुत जवान प्रदेश है, यंग प्रदेश है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को भी, अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को भी और अपने धामी जी को भी। अच्छा, जिस तरह से राष्ट्रीय खेल होते हैं तो क्या लगता है कितना सपोर्ट जो है युवाओं को मिलता है, कितनी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनाने का काम करता है ये राष्ट्रीय खेल जब होते हैं तो? देखिए, विशेषकर तो उत्तराखंड का सौभाग्य है कि घर में ही खेल हो रहा है। उत्तराखंड अपने में एक से छोटा सा स्टेट है। आज ही पहाड़ पे जो हमारा युवा, पहाड़ से हमारा युवा जो प्रतिभा करना चाहता है, उसके लिए अन्य स्टेट जाना तो बहुत बड़ी बात है। और जब उत्तराखंड के ही अंदर उसको प्लेटफॉर्म मिल रही है तो ये तो उसका सौभाग्य है और निश्चित उत्साह भी है और उसको गौरव भी प्राप्त है कि मैं उत्तराखंड अपने स्टेट में ही इस समय अपनी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। अच्छा सर, क्योंकि उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, शीतकालीन भ्रमण यात्रा पर आने वाले हैं, क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी चल रही है उत्तराखंड में, गतिमान है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं, क्या कहें? देखिए, मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से बहुत लगाव है और ये निश्चित है कि देवभूमि की पहचान ही चार धामों से है। वो समय समय पर माननीय मोदी जी को जब समय मिलता है तो उत्तराखंड की धरती पे आते हैं, उत्तराखंड के लोगों को आशीर्वाद देते हैं, उत्तराखंड के बारे में अच्छा चिंतन करते हैं और चिंतन ही नहीं बल्कि विकास करते हैं। आज अगर पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड की अपने में एक पहचान है तो विकास से है। जैसे यूसीसी हमने काम किए हैं। हम जब हम 2022 में चुनाव में गए थे तो हमारे संकल्प पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस प्रदेश के अंदर यूसीसी लाएंगे। हम लाए और अभी बहुत कुछ बाकी है। मैं बार बार कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य मात्र एक कुर्सी पे बैठना ही नहीं है, हमारा प्रतिनिधि बनना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारी विचारधारा, जनता से किए गए वायदे उनको पूरा करना, ये हमारी विचारधारा है। अच्छा, क्योंकि यूसीसी की आपने जिक्र किया, यूसीसी आप लेकर के तो आए, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इससे लव जिहाद के मामले बढ़ जाएंगे। देखिए, विपक्ष तो ऐसा है ना कि मैं अभी दिल्ली के अंदर था, ये तो खाते भी हैं और घुर्राते भी हैं। मैं केदारनाथ के जब चुनाव में था तो मैंने देखा वहाँ पे ये कांग्रेस के मित्र या अन्य विपक्ष के जो भी मित्र हमारे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, ये जनता को आज भी इस तरह से चाहते हैं, पाषाण काल की बात करते हैं। आज दुनिया बहुत आगे बढ़ी है और विशेषकर माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 11 साल के अंदर देश के अंदर, पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति आई है। वो क्रांति है विकास की, वो क्रांति है हमारे आगे बढ़ने की, वो क्रांति है हमारे जन जन के नेताओं की, कि हम एक विचारधारा से जो काम कर रहे हैं। तो ये मुद्दा विहीन विषय है, ये मुद्दाओं से भटकने वाला, जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। इसमें कोई दम नहीं है। यूसीसी की ज़रूरत थी, कोई लव जिहाद नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं के अनुरूप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अच्छा, बजट सत्र क्योंकि केंद्र का तो हो चुका है और ऐसे में बजट जब आया तो उसमें यह भी था कि 12 लाख तक की आय पर अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा। किस रूप से आप इसको देखते भी हैं? और उत्तराखंड के लिहाज से भी कई अहम फैसले लिए गए हैं बजट में, किस रूप में आप उसको देखते भी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत बड़ी सौगात माननीय मोदी जी ने दी है। 12 लाख की राशि कोई छोटी राशि नहीं होती है और इससे इनको भार कर दिया है। मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने यही बजट के अंदर ही नहीं, उत्तराखंड के अंदर उन्होंने अपने ये रेल के लिए, रेल बजट में भी हमको बहुत प्राथमिकता दी है। उनका सदैव उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत सद्भावना है, उत्तराखंड के प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा प्यार है। उत्तराखंड के अंदर उनका हर क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के अंदर माननीय मोदी जी के कुछ नेतृत्व में अच्छे काम हो रहे हैं, आगे भी होंगे। और मैंने कहा ना कि हम लोग एक विचारधारा के लोग हैं, हम विचारधारा से काम करते हैं। हमारा कोई उद्देश्य इस तरह से नहीं कि हम जनता को गलत बयानबाजी से या गलत बातों से अपना विश्वास में लेने का काम करें। हम विचारधारा के साथ जनता से बात भी करते हैं, अपनी ईमानदारी के और अपने कामों के बीच हम जनता के बीच जाते हैं और उससे हमें फतेह भी मिलता है। अच्छा, उत्तराखंड में भी क्योंकि बजट सत्र होने जा रहा है, किस रूप में आप इसको देख भी रहे हैं और क्या लग रहा है कि उत्तराखंड के लिहाज से क्या खास होना चाहिए इस बार के बजट सत्र में? देखिए, मैं तो कल ही दिल्ली से आया हूँ, लेकिन ये है कि बजट में निश्चित युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, एससी के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए निश्चित कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हम जो है आगे लाने वाले हैं। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। आपकी योजना लखपति दीदी योजना चला रही है आपकी सरकार, किस तरह से लग रहा है, कितना फ़ायदा महिलाओं को मिल पा रहा है? महिलाओं में बहुत उत्साह है, लखपति दीदियों का बहुत उत्साह है और लोग जुड़ भी रहे हैं।
अब लोग सेल्फ हेल्प के माध्यम से बहुत बड़े स्टेज पे इस पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, सोच भी रहे हैं। और ये लखपति दीदी निश्चित महिलाओं के लिए एक वरदान साबित होगा और इसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रही हैं। अच्छा, दिल्ली क्योंकि चुनाव लगातार जारी भी हैं और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से आप डटे, पार्टी ने जिम्मेदारी दी, एक के बाद एक जनसभाओं में भी आप दिखाई दिए, किस तरह की आप जिम्मेदारी मानते भी हैं और दिल्ली में कैसा माहौल बना हुआ है? देखिए, पार्टी ने हमें भी आदेश किया था कि आप दिल्ली के अंदर जाओ, मैं गया हूँ। दिल्ली में 11 साल तक केजरीवाल जी ने सरकार चलाई, लेकिन केजरीवाल के पास न तो दिशा है, न दशा है, न नेता है, न विजन है। केजरीवाल जी आए हैं, जनता को ठगा है और जनता ठगने पे आज चोट कर रही है और 8 तारीख को आपको इसके परिणाम दिखने को मिलेंगे। अच्छा, निकाय चुनाव भी अभी प्रदेश में हुए, किस तरह का माहौल आप देखते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जीत भी दर्ज की है आप लोगों ने? ये तो उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद है। हमारी विकास नीति को देखते हुए, हमारी ईमानदारी को देखते हुए, हमारी पारदर्शिता को देखते हुए निकाय चुनाव में जिस तरह से हमें अपार समर्थन मिला, मैं पूरे उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं और विशेषकर अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनके कुशल नेतृत्व में हम लगातार विकास से लेकर चुनाव से लेकर हर क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए शक्तिलाल शाह जी हमारे साथ थे, जो कि तमाम विषयों पर राज्य के हमसे बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। राज्य कर्मचारी घोषित करने और न्यूनतम वेतनमान 26,000 करने की मांग को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा में धरना प्रदर्शन किया है। चौघान फाटा स्थित गांधी पार्क में धरने पर बैठी आशाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार की ओर से आशाओं का हौसला बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं बीते कई साल से सेवाएं देती आ रही हैं, इसके बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा है। और हमारी बस यही मांगे हैं कि अभी भी बजट पास हुआ है, उसमें भी हमारा कोई योगदान नहीं आया, कोई नाम नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। वैसे कहते हैं आशा रीढ़ की हड्डी है। आशा अगर रीढ़ की हड्डी है तो उस रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट भी तो चाहिए, उस रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट चाहिए। सर हमारा न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए, तभी हमें लगेगा कि हमारा कुछ सुनवाई हुई है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।